हेलो बच्चों, आप सभी क्लास 9 के बच्चे केमिस्ट्री सब्जेक्ट के सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड स्पीओर को पढ़ रहे थे। आप लोगों ने इस चैप्टर से अब तक जितना कुछ जानकारी प्राप्त किया है उसके अकॉर्डिंग आप लोग सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस को डिफ्रेंशिएट करने तक आप लोग जान चुके हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं। आपने यह भी जान लिया है कि हम कैसे किसी भी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को सैचुरेटेड कर सकते हैं और सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड कर सकते हैं। हम कैसे किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन का निर्माण कर सकते हैं, उसको हम बना सकते हैं। आपको ये सारा जानकारी प्राप्त हो चुका है। आप लोगों ने जो लास्ट वीडियो देखा है उस वीडियो में आप लोगों ने लास्ट वीडियो में एक वर्ड सुना होगा, सॉल्युबिलिटी। और ये सॉल्युबिलिटी जो वर्ड है ना, ये बार बार रिपीट हो रहा था लगातार। इस वर्ड में आप लोगों को समझने को मिला था कि सॉल्युबिलिटी एक ऐसा टर्म है जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट से जुड़ा होता है, स्पेशली सॉल्यूट से जुड़ा होता है, जो किसी सॉल्वेंट में जाकर डिजॉल्व होता है। और यहाँ पर एक और फैक्टर बन जाता है जिसे हम लोग कहते हैं कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, एक तापक्रम है, विशेष रूप से एक निश्चित तापक्रम है। एक फैक्टर यहाँ पर और जुड़ जाता है। तो आज का आपका यह जो वीडियो जो है, इसमें हम लोग फोकस करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी के ऊपर। हम लोग यह समझने का प्रयास करेंगे कि सॉल्युबिलिटी हम कहते किसे हैं, सॉल्युबिलिटी होता क्या है। साथ ही हम लोग यह भी समझने का प्रयास करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से कि कैसे अलग अलग प्रकार के जो सॉल्यूट होते हैं ना, उनका सॉल्युबिलिटी एक ही टेम्परेचर पर कैसे अलग अलग तरह से एग्जिस्ट करता है। इसके बाद सबसे लास्ट में आपका एक थोड़ा सा एक छोटा फैक्ट बन जाता है, यहाँ पर बच जाता है एक छोटा सा टॉपिक जिसे हम लोग जानते हैं चेंजेज के नाम से। हालांकि चेंजेज के बारे में आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। आप लोगों ने क्लास 6 में भी स्टडी किया चेंजेज के बारे में, थोड़ा बहुत 7th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो वहाँ पर आपने पढ़ा है कि चेंजेज जो होते हैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा उसको भी समझेंगे और हम लोग उनको डिफ्रेंशिएट भी कर लेंगे। तो यहाँ तक खत्म करते हुए हम लोग, चूंकि हम लोग एस्टन बुक को फॉलो कर रहे हैं, उसका जो भी टॉपिक है इंपॉर्टेंट शुरू से लेकर उसी को हम लोग एक एक करके खत्म करते जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है सॉल्युबिलिटी, ये भी वहाँ से ही मैंने उठाया है। हालांकि अदर बुक्स में भी आपको मिल जाएगा, एनसीईआरटी में भी आपको मिलेगा, बट वहाँ पर जो आपको मटेरियल दिया गया है मैं सीधे उसी को मैं फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि आपके पास में वो सारा बुक अवेलेबल है। आप उसको आसानी से देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं जहाँ पढ़ाया जा रहा है उसे। तो हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं सॉल्युबिलिटी को, और इसके बाद फिर आगे वाले जो टॉपिक्स होंगे उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी होता क्या है। अब देखिए इसका डेफिनेशन क्या है कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व्ड इन 100 grams ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर इज नोन एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूट इन दैट सॉल्वेंट। आपको दिया गया है यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट, यानी कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा किसका, सॉल्यूट का, जो डिजॉल्व हो सकता है। किसमें डिजॉल्व हो सकता है, 100 ग्राम यहाँ पर जो है सॉल्वेंट उसमें डिजॉल्व हो सकता है। कंडीशन क्या है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर वहां पर, ठीक है। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है सॉल्युबिलिटी। किसका, उसी सॉल्यूट का जो डिजॉल्व हो रहा था, उसी सॉल्यूट का, किसमें, उस सॉल्वेंट में। तो इसको हम कंसिस्टेंटली इस प्रकार से कह सकते हैं कि कोई एक सॉल्यूट है, उसका ज्यादा से ज्यादा मात्रा जो घुल सकता है, जो डिजॉल्व हो सकता है 100 ग्राम सॉल्वेंट में किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर, उसे हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। और ये सॉल्युबिलिटी किसका होता है, सॉल्युबिलिटी होता है उस सॉल्यूट का उस सॉल्वेंट में, यानी कि वो सॉल्यूट जो डिजॉल्व हो रहा है और वह सॉल्वेंट जिसमें डिजॉल्व हो रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग सॉल्युबिलिटी को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर मान लेते हैं कि आपको सॉल्युबिलिटी को समझने में अभी भी दिक्कत हो रहा है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी हम कहते किसे हैं, तब उसके लिए हम यहाँ पर कुछ ले सकते हैं एग्जाम्पल। आप यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसकी मदद से हम इजीली समझ सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी होता क्या है, ठीक है। यहाँ पर हम ले रहे हैं एग्जाम्पल एक
सब्सटेंस है जिसको हम लोग जानते हैं पोटेशियम नाइट्रेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक सॉल्यूट के रूप में है, ठीक है, एक सॉल्यूट के रूप में है। तो वो 100 ग्राम जो है ना, 100 ग्राम यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सॉल्वेंट होता है या वाटर जो होता है उसमें वो जितना डिजोल्व होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसकी सॉल्युबिलिटी को यहाँ पर बताएंगे, उसको हम पढ़ेंगे कि उसका कितना सॉल्युबिलिटी निकल करके आता है, उसका कितना सॉल्युबिलिटी है, हम लोग उसको समझेंगे। यहाँ पर आपको दिया गया है, वी टेक सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड द टर्म सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल क्या ले रहे हैं कि मैक्सिमम अमाउंट 32 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट कैन बी डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस। यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट का 32 ग्राम मात्रा जो है, पोटेशियम नाइट्रेट एज अ सॉल्यूट जो है उसका 32 ग्राम से जो है अमाउंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा वो डिजॉल्व हो सकता है किसमें, 100 ग्राम वाटर में, जबकि वहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सो वी कैन से दैट solubility of potassium nitrate कितना घुल रहा है यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट 32 ग्राम घुल रहा है ना। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि सो वी कैन से दैट solubility of potassium nitrate is 32 grams at 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा 20 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ये हम एक एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पर, इसको हम चलिए ले लेते हैं कि एग्जांपल कौन सा था, एग्जांपल ये पहला था, ठीक है। पहला एग्जांपल हम ले लिया है किसका, पोटेशियम नाइट्रेट का, किसके रूप में, एक सॉल्यूट के रूप में। अब हम यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं समझने के लिए सर। दूसरा एग्जांपल किसका ले सकते हैं, सबसे कॉमन यहाँ पर क्या होता है, हम देखते हैं कि ये जो होता है सॉल्ट जो होता है जिसको हम लोग खाते हैं, जिसको हम लोग एडाबल सॉल्ट के नाम से जानते हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड, तो बहुत ही कॉमन है। तो हम लोग उसका एग्जांपल ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 36 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम्स कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर, ठीक है ना, 100 ग्राम्स ऑफ वाटर एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड जो है डिजॉल्व हो सकता है किसमें, 100 ग्राम वाटर में, जबकि वहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा 20 डिग्री सेल्सियस। तब यहाँ पर अब हम क्या कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट, अब हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, हम लोग तो सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे थे उस सॉल्यूट की, तो यहाँ पर सॉल्यूट के रूप में कौन था, सोडियम क्लोराइड है, तो हम तो उसी की सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे ना। सो वी कैन से दैट so we can say that the solubility of
सोडियम क्लोराइड इन वाटर is 36 ग्राम्स एट 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पर कितना होगा 36 ग्राम होगा, कितने के ऊपर 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उसके ऊपर, जो किसमें घुल सकता है यहाँ पर 100 ग्राम वाटर में घुल सकता है। तो इस प्रकार से सॉल्युबिलिटी यहाँ पर क्या हुआ सोडियम क्लोराइड का 36 ग्राम हुआ 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम सॉल्युबिलिटी को समझ सकते हैं कुछ एग्जांपल्स की मदद से कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सॉल्युबिलिटी हम कहते कैसे हैं। क्योंकि सॉल्युबिलिटी को हमने जैसा डिफाइन किया था ना, तो वहाँ पर जब उसका हम डेफिनेशन कर रहे थे तो हमें तो वहाँ पर एग्जाम्पल लेना ही था समझने के लिए कि हम सॉल्युबिलिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी जो होता है किसी भी सब्सटेंस का, उसको एक्सप्रेस करते समय स्पेसिफिक टेम्परेचर जो होता है वो मायने रखता है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि ड्यूरिंग अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो सब्सटेंस जो है ना उसके रूप में कौन होगा सॉल्यूट होगा। सब्सटेंस यहाँ पर कौन होगा, ये सॉल्यूट है। ड्यूरिंग एक्सप्रेसिंग द सोल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस या फिर सॉल्यूट जो होता है वी हैव टू स्पेसिफाई द टेम्परेचर ऑल्सो। तो अब तक हम क्या देख रहे थे कि सॉल्युबिलिटी को जब हम यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहे थे, जब हम दिखा रहे थे, तो आप वहाँ पर केयर कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देना कि जो आपने पीछे एग्जाम्पल्स देखा था वहाँ पर क्या था, वहाँ पर मेंशन किया हुआ था कि 20 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि हम तो टेम्परेचर को वहाँ पर मेंशन कर रहे थे, यानी कि टेम्परेचर जो होता है वो यहाँ पर मायने रखता है क्या दिखाने में, क्या शो करने में, सॉल्युबिलिटी जो होता है उसको दिखाने में या इसको शो करने में। ठीक है, तो इस प्रकार से सॉल्युबिलिटी जो होता है उसको भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरह के फैक्टर्स हो सकते हैं, एक हो सकता है टेम्परेचर और दूसरा हो सकता है प्रेशर। तो इसको भी हम लोग देख लेंगे। इफेक्ट इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर जो होता है उसका सॉल्युबिलिटी के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो इसका जो भी असर होता है उसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो भी इफेक्ट होता है टेम्परेचर और प्रेशर का उसको हम इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम क्या दिखा सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या दिखा सकते हैं, सबसे पहले हम लोग दिखा सकते हैं यहाँ पर कि टेम्परेचर जो होता है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है या असर पड़ता है। ठीक है ना, टेम्परेचर जो होता है उसका क्या असर पड़ता है, किस प्रकार से टेम्परेचर अपना असर छोड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी जो होता है सॉलिड्स का लिक्विड में, सॉल्युबिलिटी जो होता है किसी सॉलिड का किसी लिक्विड में, जैसे कि नमक ले लेते हैं। ठीक है ना, उसका लिक्विड के रूप में पानी ले लेते हैं, तो नमक का पानी के अंदर में जो सॉल्युबिलिटी जो होता है ये क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है ना, इंक्रीज कर जाता है, यूजुअली इंक्रीज्ड ऑन
ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि सॉलिबिलिटी जो होता है किसी सॉलिड का किसी लिक्विड में, वो यूजुअली क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। कब? जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तब। ठीक है ना, जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। एंड यही जोड़ देते हैं इसी में, एंड डिक्रीजिंग ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर को जब हम डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, वह भी डिक्रीज कर जाएगा। तो इसमें आपने क्या देखा था कि जैसे मान लेते हैं कि हम एक ले रहे हैं 100 ग्राम वाटर ले रहे हैं। ठीक है, उस 100 ग्राम वाटर में मान लेते हैं कि हमने ले लिया 10-15 ग्राम ले लिया सॉल्ट, हम उसमें डिजोल्व कर रहे हैं। इस प्रकार से सॉल्ट का मात्रा हम 36 ग्राम ले लिया, उसको डिजोल्व कर दो, डिजोल्व हो चुका है, उसमें घुल चुका है। अब उसमें और ज़्यादा नहीं घुल सकता है। अब हमको देखना होगा, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, जो पहले का टेम्परेचर था अगर उसको हम बढ़ा देते हैं, अगर उसको हम इंक्रीज कर देते हैं, तब उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी जो होता है किसी सॉलिड का किसी लिक्विड में ना, वो बढ़ जाता है क्या करने पर, टेम्परेचर को बढ़ाने पर, और घट जाता है क्या करने पर, टेम्परेचर को घटाने पर। यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो सॉल्युबिलिटी भी घट जाएगा। अब यहाँ पर हम दूसरा केस ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए सॉल्युबिलिटी जो होता है सॉलिड का लिक्विड में, पहला तो हमने ले लिया था यहाँ पर टेम्परेचर को बेस बना लिया था, अब हम प्रेशर को बेस बनाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि ये जो होता है सॉल्युबिलिटी जो होता है किसी सॉलिड का किसी लिक्विड में, वो अनअफेक्टेड रह जाता है। यहाँ पर अगर हम प्रेशर में अगर हम बदलाव लाते हैं, प्रेशर में अगर हम चेंज लाते हैं, तो वहाँ पर उसका कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, इसका यहाँ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, किसके लिए, किसी सॉलिड का लिक्विड में जो होता है ना सॉल्यूशन, अगर उसके लिए अगर आप ऐसा कर रहे हो, तब यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करने का कोई असर नहीं पड़ता है। किसके ऊपर, सॉल्युबिलिटी के ऊपर। ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी जो होता है वही रह जाएगा। अब हम लोग तीसरा यहाँ पर कंडीशन ले लेते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि हमेशा सॉलिड और ये जो होता है लिक्विड इसी के बीच में यहाँ पर तैयार होता है सॉल्यूशन, या हमेशा सॉलिड जो होता है वो वही डिजोल्व होता है लिक्विड में, और भी तो कुछ हो सकता है ना यहाँ पर। तो चलिए अब उसकी बात कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं सॉल्युबिलिटी किसका ले लेते हैं, गैस का ले लेते हैं लिक्विड में। हम यहाँ पर अब ले रहे हैं सॉल्युबिलिटी किसका, गैसेस का। इसमें ले रहे हैं, लिक्विड्स में ले रहे हैं। ठीक है ना, यूजुअली क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, यानी कि घट जाता है। क्या करने पर, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर। ठीक है, यहाँ पर उल्टा हो रहा है ना। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी गैस का जो लिक्विड में होता है ना, वो डिक्रीज होता है। क्या करने पर, इंक्रीज करने पर टेम्परेचर के। और अगर हम टेम्परेचर को यहाँ पर क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, यहाँ पर इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी जो होता है गैसेज का लिक्विड्स में, यूजुअली क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। क्या करने पर, इंक्रीज करने पर टेम्परेचर, और इंक्रीज होता है क्या करने पर, डिक्रीज करने पर टेम्परेचर। ठीक है, यानी अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो घट जाएगा, टेम्परेचर को घटाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा। लेकिन किसके लिए है, यहाँ पर गैसेज का लिक्विड्स के लिए है। यानी कि कोई गैस अगर लिक्विड में अगर बना रहा है तो इसके लिए दिया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी जो होता है वह अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अलग अलग जो सब्सटेंसेस होते हैं, सॉल्यूट होते हैं,
उनके लिए एक ही टेम्परेचर पर सोल्युबिलिटी अलग भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक जो है यहाँ पर खत्म होता है। अब ज़्यादा कुछ नहीं है आपको है इसमें, थोड़ा सा खाली बच गया है समझने के लिए, ये जो चेंज होता है उसके बारे में। तो बेसिकली जानते ही हो आप लोग कि चेंज जो होता है इसको हम लोग यहाँ पर दो तरह से देखते हैं। एक तो होता है जिसे हम लोग कहते हैं फिजिकल चेंज के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं केमिकल चेंज कहते हैं। ठीक है, केमिकल चेंज बोलते हैं। अब देखिए चेंज का मतलब तो आता है परिवर्तन, यानी कि कुछ बदलाव, कुछ बदल रहा है। तो हमारे आसपास में बहुत तरह के चेंजेस एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम चेंजेस के कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तब हम वहाँ पर उन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं अलग अलग क्लासेज में। तो एक क्लास बन जाता है फिजिकल चेंज का और दूसरा क्लास बन जाता है केमिकल चेंज का। ठीक है, यहाँ पर फिजिकल चेंज का मतलब होता है कि ये टेम्पोररी होगा, याद रखिएगा टेम्पोररी होगा, ये परमानेंट नहीं हो सकता, यानी कि कुछ समय के लिए होगा। इसके अलावा क्या देखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है सब्सटेंस का उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, केमिकल प्रॉपर्टी जस का तस रहता है ना। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि कौन सा चेंज है, तो ये रिवर्सिबल में आता है, यानी कि रिवर्स कर सकता है वापस। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर हम यहाँ पर आइस ले रहे हैं, इसको अगर हम हीट करना शुरू करते हैं तो ये मेल्ट होकर के किस में कन्वर्ट होता है, वाटर में कन्वर्ट होता है। ठीक है ना, अगर आप आइस को अगर आप यहाँ पर हीट करोगे तो क्या होगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसको अगर आप ठंडा करोगे तो वाटर फिर से आइस के रूप में आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, मेल्टिंग हो रहा है, और यहाँ पर क्या देख रहे हैं, वो फ्रीजिंग हो रहा है। तो ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ये कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज है, यानी कि कुछ समय के लिए है, ये परमानेंट नहीं है। तो जितने भी तरह के चेंजेस एग्जिस्ट कर सकते हैं उसको हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं फिजिकल और केमिकल के रूप में, इस बेसिस पर। अगर हम केमिकल चेंजेस की बात करते हैं तब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये परमानेंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर क्या देखते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है ये चेंज हो जाता है, सब्सटेंस का बदल जाता है, और यहाँ पर क्या देखते हैं इसी वजह से नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, और ये क्या होता है कि रिवर्सिबल होता है, यानी कि वापस रिटर्न बैक नहीं कर सकता है पहले वाला अवस्था में। उदाहरण यहाँ पर ले लेते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पर ले लेते हैं बर्निंग ऑफ पेपर। ठीक है, पेपर जो है इसको हम जला रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं। तो पेपर के जलने के बाद क्या हम देखते हैं कि वहाँ पर फॉर्मेशन होता है, बनता है हीट और लाइट। तो हीट और लाइट तो एनर्जी का सोर्सेज है, वो तो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो प्रोड्यूस हो रहा है। इसके बाद राख बनता है, ऐश वगैरह जो है तो, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है CO2। ठीक है, और बहुत ही लिटिल बिट, बहुत ही थोड़ा सा मात्रा में वहाँ से वाटर वेपर भी रिलीज हो सकता है। तो जो भी प्रोडक्ट बन रहा है ना, अगर हम प्रोडक्ट को चाहे कि वापस करके उसको हम पेपर में कन्वर्ट कर लें तो पॉसिबल नहीं है। वो पेपर से जो बन चुका है, यानी पेपर के जलने से जो बन चुका है, वापस रिटर्न बैक होकर के नहीं जा सकता है। ठीक है ना, यानी कि इस प्रकार का चेंज जो होता है वो परमानेंट चेंज होता है, और इसको रिवर्स हम नहीं कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी बदल चुका होता है। पहले वाले सब्सटेंस का जैसे कि पेपर था तो उसका केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो चुका है, अब वो नए में आ चुका है और रिटर्न बैक नहीं हो सकता है। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन की एग्जांपल ले लो, आयरन में जो रस्टिंग होता है वो क्या है, केमिकल चेंज का एग्जांपल है। ठीक है ना, फूड का डाइजेशन हो रहा है, क्या है, केमिकल चेंज है। फल पक रहा है, फर्मेंटेशन हो रहा है, क्या है, केमिकल चेंज है। तो ये सारे केमिकल चेंज के एग्जांपल होते हैं। तो आप इस तरह से चेंज को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। आप दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं, दोनों को अंतर कर सकते हैं, क्या होता है डिफरेंस दोनों के बीच में। ठीक है, तो आप यहाँ पर परमानेंट, टेम्पररी, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, यानी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रहा है, तो आप इस बेसिस पर इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोगों ने खत्म कर लिया जो यूनिट था पहला, इज मैटर अराउंड अस प्योर से, और अब सेकंड यूनिट इसका जो है सेपरेशन हम लोग वहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे।